नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हमारे गांव खुशहाल हो, किसान तरक्की करें और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इसी मकसद से हर बार गांव किसान में हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि इसका हमारे किसान इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। देखते हैं आज का गाँव किसान। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत साल 2016 में की गई और उसके 5 साल पूरे हो गए। जी हां, हमारे किसान दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें लहलहाती फसल मिल सके। न वो दिन देखते हैं, न रात, न धूप, न छांव और न बरसात। लगातार अपनी फसल के लिए वो मेहनत करते रहते हैं। ऐसे में कई बार उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, इसीलिए उनके लिए सुरक्षा कवच बनकर आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आइए देखते हैं क्या विशेष है इसमें और किस तरीके से सफलता के 5 साल इसमें पूरे हुए। खेत में लहलहाती फसल के पीछे किसान की जी तोड़ मेहनत होती है। किसान न ठंड देखता है न बरसात, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन जब इस मेहनत पर प्राकृतिक आपदा का साया पड़ता है तो किसान को सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है। हर साल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि, पाले से फसलें खराब हो जाती है। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना की सौगात दी। 2016 में शुरू हुई इस योजना को सफलतम 5 साल पूरे हो गए हैं। क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। इन 5 सालों में जो किसानों को जो सुरक्षा कवच मिला है, जो लाभ हुआ है, जो फसल में नुकसान से जो उनको भरपाई मिली है क्लेम के तौर पर, 90,000 करोड़ का क्लेम मिला किसानों को और बड़े पैमाने पे किसान जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी का आधार प्रयोग हमने किया है जिससे कि किसानों को हम आसानी से जोड़ सकें, भुगतान जल्दी कर सकें। एक बहुत बदलाव आया है। जो स्कीम चल रही थी 2016 में के पहले और जो आज स्कीम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा एक योजना बहुत अच्छी है। प्रावधान बहुत अच्छे किसान हितकारी हैं। किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई योजना। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात में केंद्रांश कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने पहले बताया, एक व्यापक प्रयोग हो रहा है और किसानों को जोड़ने की जो प्रक्रिया राज्यों के साथ मिलके जो की गई है और जो हितधारक हैं इसमें एक काफ़ी बदलाव आया है। अब प्रचार प्रसार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ये मानूंगा कि और हमको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। किसानों को गांव-गांव में पता है कि योजना क्या है। आप देखें, जो हमने सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के आधार पर जो किसानों का बीमा किया, लंबी लाइन लगती हैं जब कट ऑफ डेट आती है। बहुत किसानों को इसकी योजना को जानकारी मिली है। एक बड़ा बदलाव आया है। किसान अब अवेयर है, जागृत है कि योजना के बारे में पता है और अब अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से योजना से जुड़ रहा है। इस योजना में फसल का बीमा किया जाता है, जिसमें किसी आपदा में फसल खराब होने पर किसान को राशि दी जाती है और ये वही राशि होती है जिसका किसान प्रीमियम देता है, मतलब फसल का बीमा करता है। इस योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। इस योजना में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई है। साथ ही शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह से किसानों को एक तरह से सुरक्षा दी जाती है। इस योजना के कुछ पहलुओं पर नजर डालें तो पिछले 5 वर्षों में फसल क्षति की एवज में 87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के दावों का भुगतान। पीएम फसल बीमा योजना ने लॉकडाउन के दौरान भी करीब 70 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया। इस योजना के तहत औसतन 87% से अधिक दावों का निपटान किया गया। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल ने किसानों, बीमा कंपनियों, राज्य सरकारों और बैंकों को एक साथ जोड़ा। अब तक 8,56,00,000 से अधिक किसानों ने फसल बीमा के लिए पंजीकरण कराया।
अगर बात पात्रता की करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसान इसके लिए पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से फॉर्म लिए जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए pmfbi.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन फॉर्म के लिए नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन दिया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले फायदों के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। बुआई के 10 दिनों के अंदर फॉर्म भरना जरूरी है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर फसल नियम व शर्तों के हिसाब से खराब हो तो फायदा मिलेगा। राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित राज्य की मौजूदा फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति जिम्मेदार होती है। हालांकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी करती है। सरकार ने बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, इस बारे में जानकारी के प्रचार प्रसार और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल भी शुरू किया है। एंड्रॉइड आधारित फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया है, जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो अभी आपने खास रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमारे किसानों को लाभ हुआ है। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसके हमारे किसानों को अनेकों फायदे हो सकते हैं। एक तरफ तो जहां वो शहद बेचकर लाभ कमा सकते हैं, वहीं उनको अपनी खेती में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलता है और फसलों में अच्छी बढ़वार प्राप्त होती है। तो अगर आप भी व्यावसायिक तौर पर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि से संबंधित काम अब छोटे व्यवसाय से बड़े व्यवसाय में बदले जा रहे हैं, जिससे कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ रहा है, जबकि कुल कृषि योग्य भूमि घट रही है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो कृषि के साथ साथ अन्य तरीकों से भी लाभ अर्जित करें। मधुमक्खी पालन एक ऐसा ही व्यवसाय है जो एक कम खर्चीला घरेलू उद्योग है, जिसमें आय, रोजगार व वातावरण शुद्ध रखने की क्षमता है। ये एक ऐसा रोजगार है जिसे समाज का हर वर्ग आसानी से कर सकता है। मौजूदा समय में शहद की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर अपनी आमदनी में अच्छा इजाफा कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण जरूर ले। सरकार प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है, जिससे आसानी से सीमांत छोटे किसान या बेरोजगार युवा वर्ग इस व्यवसाय को शुरू कर सके। भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया, पहाड़ी मधुमक्खी एपिस डोरसाटा, देसी मधुमक्खी एपिस सिराना इंडिका,
इटालियन या यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। इनमें से एपिस सिराना इंडिका व एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाला जा सकता है। देसी मधुमक्खी हर साल औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार व इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। प्रारंभिक तौर पर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जिसमें मौन पेटिका, मधु निष्कासन यंत्र, स्टैंड, छीलन छुरी, छत्ताधार, रानी रोगपट, हाईवे टूल, रानी रोग द्वार, नकाब, रानी कोष्ठ रक्षण यंत्र, दस्ताने, भोजन पात्र, धुआंकर और ब्रश शामिल हैं। इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। मधुमक्खी का रखरखाव। बेहतर रखरखाव से परिवार शक्तिशाली व क्रियाशील बनाए रखे जा सकते हैं। बेहतर प्रबंधन से मधुमक्खियों को रोगों और शत्रुओं से समय पर बचाया जा सकता है। मौसम के हिसाब से भी प्रबंधन अपनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। शरद ऋतु में विशेष रूप से अधिक ठंड पड़ती है, जिससे तापमान कभी-कभी 10 या 20 डिग्री से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में मौन वंशों को सर्दी से बचाना जरूरी हो जाता है। सर्दी से बचने के लिए मौन पालकों को टाट की बोरी का 2 तह बनाकर आंतरिक ढक्कन से नीचे बिछा देना चाहिए। ये काम अक्टूबर माह में कर लेना चाहिए। इससे मौन गृह का तापमान एक समान गर्म बना रहता है। यदि संभव हो तो पॉलीथीन से प्रवेश द्वार को छोड़कर पूरे बक्से को ढक देना चाहिए या घास फूस या पुआल के छप्पर से टाट बनाकर बक्सों को ढक देना चाहिए। मौसम के हिसाब से प्रबंधन अपनाकर नुकसान को कम करना संभव। ठंड के दिनों में मौन वंशों को सर्दी से बचाना जरूरी। सर्दी से बचने के लिए मौन पालकों को टाट की बोरी का 2 तह बनाकर आंतरिक ढक्कन से नीचे बिछा दे। ये काम अक्टूबर माह में कर लेना चाहिए। पॉलीथीन से प्रवेश द्वार को छोड़कर पूरे बक्से को ढक दे। घास फूस या पुआल के छप्पर से टाट बनाकर बक्सों को ढके। इस तरह कह सकते हैं कि भूमिहीन किसान और युवा इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही अपना और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अभी आपने देखी मधुमक्खी पालन पर एक विशेष रिपोर्ट, और इसे कहेंगे आम के आम और गुठलियों के दाम। इसी के साथ ही वक्त हुआ इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। आइए जानते हैं कि कैसे इस मौसम में आप अपने पशुओं का ख्याल रखें, कैसे उनके आहार और उनके आवास की व्यवस्था करें ताकि अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कामयाब किसान की। इस भाग में हमारी कोशिश होती है कि उन किसानों को हम मंच दें जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतर किया है और चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की है। ये किसान दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल साबित होते हैं और किसानों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आइए देखते हैं आज किस किसान की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कामयाब किसान में। मेरठ जिले के कोविंदपुर गांव की रहने वाली उर्मिला की इस समय उम्र करीब 70 वर्ष है, मगर इनके हौसले ने उम्र के इन बंधनों को भी पीछे छोड़ दिया और इस उम्र में भी वो बखूबी जैविक खेती कर रही है। वो बताती है कि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बुलंदशहर से पूरी की। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण उन पर जल्द ही जिम्मेदारियां आ गई। इन जिम्मेदारियों में आर्थिक समस्याएं भी बनी रही, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इन कश्मकश में भी राजनीति शास्त्र में MA की डिग्री ली। इन तमाम संघर्ष के दौरान उन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने का विचार बनाया, लेकिन इस बीच गांव की रूढ़िवादी परंपराएं भी आड़े आई। मगर उर्मिला ने उतने ही साहस के साथ ये सफर जारी रखा। जब गांव की तकलीफें देखी ना कि यहाँ की महिलाएं आज भी पुरानी परंपराओं पे चलते हैं, भूत प्रेत टोना टोटके और ये झाड़ा वाड़ा इस पे ही चलते हैं, उससे बहुत नुकसान हो जाता है हमारा। दूसरा क्या है कि गांव में अभी महिलाओं को ये अधिकार कोई नहीं है कि वो कृषि के संबंधित एक किसान की पत्नी होकर पूरा टाइम खेत में काम करती हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है कि उस खर्चे को या कोई फैमिली का संचालन या उनको कोई प्रगतिशील ऐसी बात मन में आए कि तुम भी कुछ करो या तुम भी हिसाब रखो। मतलब उनको कहीं कोई ऐसा लगता नहीं आधार कि अभी किसी महिला को ऐसा, बहुत एजुकेटेड महिलाएं हैं करती हैं, ऐसा नहीं कि भागीदारी करती हैं, लेकिन वर्किंग में तो करती हैं। लेकिन अभी जो मान्यता मिलनी चाहिए कि स्त्री को आज के एजुकेशन के युग में, जब हम कंप्यूटर में पहुंच गए हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं, तो हमारी गांव की महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं। पति की मौत के बाद उनके बेटों ने उनका पूरा साथ दिया। उनके परिवार ने भी खेती के उनके निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। अपने पति की नौकरी के दौरान ही उन्होंने बागवानी करना सीख लिया था, लेकिन उनका ये ज्ञान गांव आकर फलीभूत हो गया। आज उनके खेतों में बासमती धान, गेहूं, हल्दी जैसी फसलें लगी हुई हैं। बासमती राइस है वो घर का बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार हो रहा है और बहुत खुशबूदार, बहुत ड्यूरेबल, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं आ रहा, ना गेहूं में भी कीड़ा नहीं आ रहा। तो उपभोक्ता को ये बात बहुत पसंद आई है। हल्दी की सबसे ज़्यादा डिमांड है और ये फ़ायदे की भी चीज़ है, क्योंकि जो हल्दी आप बाज़ार से लेते हैं उसको पानी में घोलिए तो उसमें आपका पूरा घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, हमारा पूरा घुल जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। और पाउडर, हल्दी पाउडर की बहुत डिमांड है। और मेरे पास अभी थोड़ी जगह है तो मैंने क्या किया, पूरी बाउंड्री पे हल्दी लगा दी। कैसे क्या करें, बॉर्डर को मैंने सील कर लिया और ये बीच में जहाँ पर जगह है ना वो सारा भी मैंने कर दिया उसी से। तो हल्दी को बढ़ाना है और हल्दी में बहुत फायदा है। वो अपनी फसलों से बने उत्पाद बेचती हैं। इसके लिए उन्होंने गांव की महिलाओं को रोजगार दे रखा है। आज उर्मिला खुद प्रकृति को संवारने में लगी है। इनके खेतों में एक हिस्सा ऐसा भी रखा गया है जिसमें खूबसूरत फूलों के पौधे और औषधीय पौधे भी लगे हुए हैं। वो बताती है कि ऐसे स्थानों में सुकून और शांति का अनुभव होता है। जो आपके पूर्वजों ने गांव में संपत्ति छोड़ी है उसको पुनरुद्धार कीजिए और उसमें जाकर काम लगा के, मन लगा के काम कीजिए, ताकि आपको जो आपकी खेती बाड़ी है आज के युग में बहुत बड़ा व्यवसाय बन गई है। तो ये नहीं है कि छोटा हम रोटी खाएंगे और एक गंवार किसान बन के रहेंगे। किसान नहीं बनना है हमको, आपको तो एक व्यवसायी बनना है जो आपकी फार्मिंग से आपको मिलेगा। आप लौट के गांव में आइए, गांव को थोड़ा मोटा कीजिए और शहर को थोड़ा पतला कीजिए। मेरी आपसे निवेदन है कि युवा पीढ़ी को इस तरफ आना चाहिए और जो शहर में रह करके आप जीवन यापन करें उससे श्रेष्ठ स्वास्थ्य मिलेगा, विचार आपका संगठन मिलेगा,
आपका परिवार मिलेगा। आप पशुपालन करके अच्छी व्यवस्था अपने बच्चों की, अपने परिवार की बना सकते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो उर्मिला न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए लाजमी कदम उठा रही है, बल्कि इस दौड़ भाग से भरी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीना भी सिखा रही है। वाकई में कामयाब किसान की दास्तां को देखकर कहा जा सकता है कि अगर आप मन में कुछ ठान लें तो संभव कुछ भी नहीं है, और उस दिशा में लगातार प्रयास करें तो कामयाबी जरूर आपके कदमों में होगी। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।